most appropriate explanation of the structure of atom and the spectrum of hydrogen. तो वो तो हमने पूरा बता दिया आपको कि क्या है उसमें एक्सप्लेनेशन हाइड्रोजन. अब स्पेक्ट्रम की बात करते हैं. स्पेक्ट्रम में हम बताया आपको कि यूटिलाइज द कंसेप्ट ऑफ, क्या यूज किया उसने, क्वांटाइजेशन. और क्वांटाइजेशन में क्या बताया था उसने फॉर्मूला, है ना, E इज इक्वल्स टू एच न्यू. इसके ऊपर बेस था और n, है ना. यानी कि यहाँ पे यदि डेल्टा E की वैल्यू निकालें, क्योंकि ट्रांजिशंस होते हैं स्पेक्ट्रम में, क्या होते हैं, स्पेक्ट्रम इज रिलेटेड टू द ट्रांजिशन. ऑलवेज रिमेंबर. मैं क्यों डेल्टा E पे आ रहा हूँ, क्योंकि हमने क्या देखना है स्पेक्ट्रम में, ट्रांजिशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. और ट्रांजिशन स्टेशनरी स्टेट को दिखाई नहीं देगा. वो कब दिखाई देगा, जब मैं डेल्टा E देखूंगा. डेल्टा E कब होगा, जब वो मेरा E फाइनल से E इनिशियल होगा. और उसमें क्या हो जाएगा, यदि मैं अपने स्पेक्ट्रम देख रहा हूं, तो यहां पे हम क्या पुट कर सकते हैं अपनी वैल्यू कि n इज इक्वल्स टू डेल्टा E, है ना, अपॉन, और दिस इज रिकॉर्ड एज फ्रीक्वेंसी को इसने n यूज किया हुआ है यहाँ पे. व्हाट ही हैज यूज्ड एज इन एनसीईआरटी स्पेशली, ही हैज यूज्ड n इज फ्रीक्वेंसी, n इज, h is Planck's constant. So you don't get confused with NCERT में ऐसे लिखा हुआ है. तो वो क्या हो जाएगा, n is equals to, जब डेल्टा E हो जाएगा तो डेल्टा E अपॉन h. तो डेल्टा E क्या होगा हमारा, E फाइनल, E फाइनल माइनस, ठीक है. अब E फाइनल क्या है, हमने आपको बताया था कि एनर्जी क्या निकाली थी उसने, -2.18 into 10⁻18 जूल्स डिवाइडेड बाई n स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, एक E की वैल्यू हो जाएगी ये वाली -2.18, और फिर माइनस अंदर है, और फिर से -2.18 -18. ठीक है. इसके नीचे क्या था हमारा, n2 n फाइनल, और यहाँ पर क्या आ जाएगी n इनिशियल. ठीक है जी. कोई कंफ्यूजन, दिस इज E फाइनल इज दिस, क्योंकि En की वैल्यू ये निकाली थी, -2.18 और n स्क्वायर माइनस, देन अगेन देयर इज माइनस. तो क्या है हमारा यहाँ पे माइनस, ये वाला माइनस, और फिर माइनस हमारा फॉर्मूले में है, एनर्जी में है, ये करके एनर्जी. तो EF की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कितनी आ गई, सॉरी दिस इज नॉट E, दिस इज डेल्टा E. दिस आई एम करेक्ट. अब ये माइनस माइनस प्लस, इसको बाहर ले लेता हूं मैं इधर, 2.18 -18, और ये क्या हो जाएगा 1 और n9 तो पॉजिटिव है, और माइनस में क्या है ये वाला, है ना, 1/. ठीक है. ये करेक्ट है फॉर्मूला. ये किसके लिए निकाल दिया उसने, तो ये तो हो गया डेल्टा E के लिए. तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेल्टा E इज इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट. क्या लिखा था ना मैंने अभी, और अंदर क्या लिख दिया, कोई कंफ्यूजन. अब बात आई कि वेव नंबर रब कर देते हैं, नीचे की लाइन से उठा लेंगे इसको हम यहां ले लेते हैं. वेव नंबर क्या होता है हमारा,
RH, उससे पहले हम निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से वेव नंबर निकलेगा, डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं। तो वो क्या होता है, RH बाई H, ठीक है ना, E इक्वल टू H न्यू। और E की वैल्यू ये रही हमारी, वो कितनी है, 1 बाई E की वैल्यू तो है, कोई शक, क्लियर। न्यू इज इक्वल्स टू, बिकॉज E इज इक्वल्स टू H न्यू, तो न्यू कितना हो गया, H बाई E, तो E को हमने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, तो वो ये यहाँ पे आ गया। अब RH की वैल्यू कितनी है जी, 2.18, और इसकी वैल्यू कितनी है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। That's for 18 into this, and nu bar is this by C, nu by C, nu by, ये nu आ गया, इसको किससे करना डिवाइड, वेलोसिटी से ऑफ लाइट ना, C फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट, मैग्नेटिक रेडिएशंस के जो वेव नंबर उन्होंने निकाले थे, किन्होंने, वो तो इसने नहीं निकाले ना, वो तो नाइस ने नहीं निकाले, वो तो रिडबर्ग्स और लाइमनबामर ने निकाले थे। यही वैल्यू यहाँ भी आ जाती है, जो इसने कंसेप्ट अपने कैलकुलेशंस अपनी करी यूजिंग इस क्वांटाइज कॉन्सेप्ट्स, उतने पर सेंटीमीटर, ये इसका वेव नंबर था, यानी कि जो स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन इसने किया था। व्हाट ही यूज्ड इज, देखिए इसने यूज किया डेल्टा E इज इक्वल्स टू क्या, H न्यू, और H न्यू कैसे क्या निकाल दिया इसने, डेल्टा E बाई H, डेल्टा E की वैल्यू इसने ये पुट कर दी हमारे यहाँ। डेल्टा E क्या है, वो 2.18 इंटू वो पूरा मैंने निकाल के दिखाया पहले, उसको ऐसा पुट कर दिया सीधा, तो यहाँ पुट कर दिया और H से डिवाइड किया तो ये आ गया, यानी फ्रीक्वेंसी आ गया। वेव नंबर निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट से, वो किया तो वही आ गया। यानी कि he gave the two things are interrelated and the one is explanation of the other, so we say the result is in agreement, so that is why. But the drawbacks and everything we have already discussed, we had to discuss all these spectrum in detail because there are a lot of numericals which are based on it, और हमें वो numericals करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनके एग्जाम्पल्स लेंगे, एक एक फार्मूले के बेस पे हम आपको वो समझाएंगे सारे, अलग अलग क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी लेंगे, अलग भी लेंगे। अब हम आपसे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आपको दिया था, उसके अंदर हमारा था कि क्रोमियम और कॉपर की जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस, वो 3D5 4s1 3D5 क्यों आती हैं इंस्टेड ऑफ 4s2 3D4, और यहाँ पे 4s1 3D10 क्यों आती हैं इंस्टेड ऑफ 4s2 3D9। तो उसके लिए हमने आपको बहुत डिटेल में समझाया था, बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड एंड, जिन बच्चों को ये पता ना चला हो कि हाफ फील्ड एंड इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, इसका होता है 29, ये हाफ फील्ड के नज़दीक है क्योंकि यहाँ पर चली गई। इन दोनों की एनर्जी
it is so close that one of the electron shifts here and it becomes, ये भी हाफ फील्ड होगी, ये भी हाफ फील्ड होगी, इसलिए उसने उसको एक्वायर कर लिया। यदि ऐसा करने पे इसका कोई फायदा नहीं होता तो शायद ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। सेम थिंग हैपन्स हियर, यहाँ से इसने जब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो कम से कम ये है, वो हाफ फील्ड तो हो गई ना। So half filled and fully filled orbitals are extra। उसका रीजन कोई मांगेगा तो वो आपको दोनों पॉइंट्स लिखने, वो जो मैंने आपको बताए थे। क्या क्या बताए थे? नंबर 1 वाज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये लिखना पड़ेगा आंसर आपको, ऐसे नहीं बस ये छोड़ के आ जाओ आप। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा क्या बताया था मैंने आपको? सिमेट्रिकल में ऐसे था ना, वो सारे पैरेलली स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन 2 या 2 से ज्यादा जब होते हैं तो उसके अंदर आप कहते हैं सारे या मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी। यस, दे कैन एक्सचेंज देयर पोजीशंस। तो मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी, तो जितनी एक्सचेंज एनर्जी होगी उतना ही स्टेबल स्टेट होती है। वो सब डिस्कशंस डिटेल में हम आपको कर चुके हैं। ये था। अब हम आपको आज की क्लास का एक क्वेश्चन दे देते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछेंगे, लेकिन उसका आंसर सबसे लास्ट में मिलेगा आपको अगली क्लास के अंदर। तो आप आंसर करते रहिए। क्वेश्चन है दैट व्हाई द एनर्जी ऑफ electron is negative। These are very and at infinity it approaches to 0 value। ये आपको बताना है क्यों ऐसा होता है। थिंक अबाउट इट। नेगेटिव एनर्जी एंड नेक्स्ट क्लास में हम आपको वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इट। देखिए बच्चों, जब तक चीज़ों को बहुत अच्छे से आप समझ नहीं लेंगे तब तक भागने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये स्पेक्ट्रम होता है, ये रेडोवर का फार्मूला होता है, ये लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुल सीरीज होती हैं, ये उन्होंने फार्मूले दिए, फिर मैं कर दूँ ये न्यूमेरिकली उसका। पहले आप इन सारे स्पेक्ट्रम का मतलब समझो, वेव नंबर का मतलब। अब आपको सेल्फ स्टडी भी तो करनी है ना सारी, थोड़ी है कि मैंने आपको पढ़ा दिया बस आप उसको सुन लिया और अब चद्दर तान के सो जाओगे, उससे बात नहीं बनेगी। आप यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू गिव सम स्ट्रेस टू योर माइंड, गिव सम थॉटफुल थिंकिंग टू योर माइंड कि how this happens, why this was written, what is the use of this expression। जब ये सारी बातें आपके दिमाग में घूमेंगी तो अपने आप ही हर चीज़ बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी और आपको कुछ मगअप करने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला मगअप नहीं करना। यूनिट्स को हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी क्वांटिटी को लिखो डू राइट इट्स यूनिट्स ऑल्सो। साथ साथ जैसे वैल्यू काटते हो, कैंसिल करते हो, उनकी यूनिट्स को भी कैंसिल करते रहो। आप देखोगे जैसे एनर्जी है तो लास्ट में राइट हैंड में सिर्फ जूल्स ही बचेगी। यदि जूल्स के अलावा कुछ और बच रही है तो समझो आपने फार्मूला गलत पुट कर दिया है। यदि यहाँ आप उसकी वेव नंबर निकाल रहे हो तो जब नंबर है तो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, तो वहाँ पर कोई यूनिट नहीं बचनी चाहिए, सब कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। इसी तरीके से यदि आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हो तो हर्ट्ज या पर सेंटीमीटर या पर सेकंड होनी चाहिए। हर्ट्ज और पर सेकंड एक ही बात होती है, दोनों ऐसे यूनिट्स में। तो वो आपको देखना है। यदि वो राइट हैंड पे उसके साथ मीटर पर सेकंड बच जाती है, इधर फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो, तो इसका मतलब आपने कोई फार्मूला उल्टा पुल्टा रखा, दोबारा चेक करो उसको। ये फायदा है यूनिट्स के साथ, वो हम बताएंगे क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।